आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं अंकुश ठाकुर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10 इतिहास के 13वें अध्याय के दूसरे भाग के बारे में, जिसमें मुख्य तौर पर हम देखेंगे कि महात्मा गांधी जी के जन्म के पश्चात जो है वो भारत में किस प्रकार की राजनीतिक दशा रही, जब वे भारत वापस आए और उसके पश्चात जो है वो किस प्रकार से उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जो है प्रभावित किया और एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए किस प्रकार से जो है वो एक युग के रूप में जो है इनके जो समय है उसको जो है देखा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जो हम बात करेंगे एक्चुअली में अभी तक के उनका जो है वो जो आरंभिक जो जन्म हुआ था उसके संदर्भ में, क्योंकि हमने देखा कि किस प्रकार से जो 1829 में उनका जो है जन्म हुआ, उसके उपरांत जो है वो उन्होंने आरंभिक शिक्षा प्राप्त की और वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो वो लंदन चले गए। ठीक है, बहुत छोटी सी उम्र में जो है उनकी जो कस्तूरबा गांधी के साथ जो विवाह हो गया था। ओके, और वकालत करने वो गए। उसके बाद जो है भारत वापस आए। भारत वापस आने के उपरांत जो है वो उपरांत जो है कुछ समय के लिए उन्होंने मुंबई में जो है प्रैक्टिस की, लेकिन जो है ज़्यादा सफल नहीं हो सके। और उसके उपरांत वहाँ पे क्या हुआ कि एक केस की पैरवी करने जो है वो दक्षिण अफ्रीका गए, सेठ अब्दुल्ला एंड कंपनी की केस की पैरवी के लिए। 1 वर्ष के लिए वो गए थे, लेकिन 22 वर्ष जो है अपने जीवन के महत्वपूर्ण जो है उन्होंने वहीं पर व्यतीत किए। ठीक है, और जहाँ तक हम बात करते हैं तो उन्होंने आरंभिक जो सत्याग्रह था, रंगभेद जो है का एहसास जो है उन्हें वहीं सबसे पहले जो हुआ था। और 1915 ईस्वी में जब वे भारत आए, उसके उपरांत जो है उन्होंने जिस प्रकार से जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया, तो वो जो है वो अपने आप में काफ़ी काबिले तारीफ़ है। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से जब वो जो उनकी जो गतिविधियाँ रही, किस प्रकार से जब वो वहाँ पे हुई। ओके, इससे पहले कि थोड़ा सा मैं और स्थिति आपको यहाँ पे क्लियर करवा दूँ कि एक्चुअल में क्या हुआ था। 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था उसमें मुख्य तौर पर जो है मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया गया। और जब इसकी समीक्षा की गई तो उसमें ये पाया गया कि जो है वो मुसलमानों को जो है वो महत्वपूर्ण पदों और सुविधाओं से जो वंचित किया जाना चाहिए, ऐसा अंग्रेज़ों ने निर्णय लिया। ओके, तो उसके परिणामस्वरूप क्या हुआ, फूट डालो और राज करो की नीति जो वहाँ से शुरू हुई और हिंदू हितैषी और मुस्लिम विरोधी जो उनके द्वारा नीति अपनाई गई, और ये सिलसिला चलता रहा, इसी प्रकार से चलता रहा। और 1885 ईस्वी में एक अंग्रेज़ अधिकारी A.O. ह्यूम, अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा जो है वो कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई। ठीक है, हालांकि इसके जो प्रथम जो अध्यक्ष थे वो W.C. बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, और 1885 उनकी स्थापना से लेकर जो है वो लगभग 1905 ईस्वी तक जो है पूर्णतः प्रभाव जो रहा वो उदारवादियों का, अर्थात वे मांग करते थे और मांग के आधार पर जो है वो वे अंग्रेज़ों के समक्ष रखते और इसी प्रकार से जो है वो कुछ मांगों को स्वीकार करके जो वो इसी प्रकार से क्रम आगे चला जाता है। मतलब किसी प्रकार के उग्र प्रदर्शन, उग्र विरोध का इसमें कोई जो वो नामो निशान तक नहीं था। ओके, लेकिन क्या हुआ 1905 और 6 में जो वो आपका स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चले। ओके, और लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अब जो है कांग्रेस पार्टी और हिंदुओं की, भारतीयों की स्थिति जो वो मजबूत होने लगी थी और अब अंग्रेज़ों को कांग्रेस पार्टी और भारतीय हिंदुओं से जो खतरा होना शुरू हो गया था। इसी के लिए उन्होंने क्या किया कि हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया। ओके, ये सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया था कि मुस्लिम बहुल इलाके जो थे वो हिंदू बहुल इलाकों से जो वो अलग कर दिए गए, उनके लिए अलग प्रांत बना दिया गया। लेकिन उन्होंने दिखावा किस बात का किया कि जो है जो बंगाल का जो प्रांत था वो एक बड़ा प्रांत था और इसीलिए जब वो लॉर्ड कर्जन द्वारा उसका विभाजन प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया, जबकि वास्तविक जो ऐसा कुछ भी नहीं था। अगले वर्ष फिर हालांकि शिमला शिष्टमंडल जो है वो आगा खां के नेतृत्व में जो वो लॉर्ड मिंटो से मिला था। फिर 1906 ईस्वी में क्या हुआ कि ढाका बांग्लादेश में जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। क्लियर। और अगला क्या होता है कि 1907 ईस्वी में जो वो क्या कहते हैं 1907 ईस्वी में जो कांग्रेस पार्टी है उसमें उन्हीं विचारधाराओं पर आधारित जो है वो, जैसे उदारवादी पहले से थे, तो उदारवादी से जो है वो एक विरोधी खेमा जो वहाँ पे उठ खड़ा हुआ महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में, और कांग्रेस पार्टी जो है 2 दलों में बट गई, नरम दल और गरम दल
नरमपंथी, गरमपंथी या उदारवादी और उग्रवादी। ठीक है, उदारवादी वो सारे के सारे नेता, चाहे वो जो है इससे पहले के समस्त जो भारतीय कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे वो उसमें शामिल थे। और इसके अलावा जो गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे वो भी, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सारे के सारे जो थे वो इसके जो है वो उदारवादी उसमें शामिल थे। लेकिन क्या हुआ कि उसके इसी दौरान जो है वो 3 महत्वपूर्ण शख्सियत जो है यहाँ पे उनका प्रादुर्भाव हुआ। लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि 1909 ईस्वी में जो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुए। ओके, सॉरी मॉर्ले मिंटो सुधार हुए। ठीक है, 1909 ईस्वी के मॉर्ले मिंटो सुधार हुए और मॉर्ले मिंटो सुधारों में क्या हुआ, मुसलमानों को पृथक निर्वाचिका का अधिकार दिया गया। क्लियर, ये बहुत ही, ये सांप्रदायिकता की विशेष तौर पर हम बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। 1911 ईस्वी में क्या हुआ कि इंग्लैंड के जो महाराजा थे जॉर्ज पंचम और उनकी जो पत्नी थी, रानी थी मतलब, तो उनके स्वागत के लिए जो है वो मुंबई में जो है वो सागर किनारे जो है वो एक विशाल दरवाज़ा, एक गेट वे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया 1911। और उसकी जो है 2 महत्वपूर्ण विशेषता उसकी ये भी हैं कि उसमें जो 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, पहला जो था वो बंगाल विभाजन को रद्द करना। इनकी बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, 1911 ईस्वी में जाके इसे रद्द कर दिया गया। 1911 ईस्वी में ही जो है वो इसी जॉर्ज पंचम द्वारा जो है एक और घोषणा भी की गई, भारत की राजधानी जो है वो कलकत्ता से बदलकर जो वो दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। कब? 1911 ईस्वी में। ओके, इसकी घोषणा जो उनके द्वारा कर दी गई। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो इसी प्रकार से जो ये क्रम जो है वो चलता रहा 1912, 13, 14 और 14 में क्या हुआ कि विश्व युद्ध जो है वो शुरू हो गया। ओके, और 1915 ईस्वी में जो है भारत वापसी होगी महात्मा गांधी जी की, और इस दौरान जो है वो भारत, इनकी अंग्रेज जो वो विश्व युद्ध की जो है वो उसमें शामिल थे और भारत भी जो है विश्व युद्ध की आग में जल रहा था। ओके, तो अंग्रेज़ों ने अपील की भारतीयों से, महात्मा गांधी जी से कि वो इसमें जो वो उनका सहयोग करें, और इसीलिए जो है वो उनके आह्वान पर गांधी जी द्वारा जो है वो भारतीयों से अपील की गई कि वो अंग्रेज़ों का इसमें साथ दें, क्योंकि उनको और अन्य भारतीयों को भी इस बात की उम्मीद थी कि युद्ध की समाप्ति पर जो है उन्हें उसका जो इनाम है वह ज़रूर स्वराज के रूप में जो या स्वतंत्रता या किसी अन्य रूप में जो उन्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। ठीक है, 1915 में वो भारत आए, 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की, और 1916 ईस्वी में क्या हुआ, क्योंकि ये जो समय था वो दोनों ही इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। दोनों ही संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसीलिए जो वो तो क्या हुआ कि इस समय जो है वो जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो वो चल रहा था और उनके द्वारा जो इस प्रकार की अपील की गई। ठीक है, 1916 ईस्वी में क्या हुआ कि लखनऊ समझौता की मैं बात कर रहा था, तो लखनऊ समझौता जो क्या था वो था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हो गया, क्योंकि इस समय जो है वो भारतीय जो मुसलमान थे वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। उसके 2 कारण थे। पहला जो कारण था यही था कि 1911 ईस्वी में जब बंगाल विभाजन रद्द किया गया तो ये उनके जो वो ये बात उन्हें जो वो अच्छी नहीं लगी, और दूसरा कारण ये था कि इस प्रथम विश्व युद्ध में जो है वो जो तुर्की का जो खलीफा था, इनकी तुर्की जो था वो धुरी शक्तियों में शामिल था, जो मित्र राष्ट्र अर्थात इंग्लैंड और जो शक्तिशाली जो राष्ट्र थे उनके विरोध इसमें लड़ रहा था, अर्थात अंग्रेज़ों के विरोध जो है, अंग्रेज़ों के सामने आमने सामने जो था वो मुसलमान और खलीफा थे, तो इसीलिए जो वो ये भी उनके विरोधी बन गए। ओके, दोनों के बीच में जो है वो इसमें एक समझौता हुआ जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है। ठीक है, ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह है, जो आपको पता है कि जो है वहाँ पे किसानों को जो वो नील उत्पादन के लिए जो वो जबरन उसमें जब उन पर दबाव बनाया जाता था, तो गांधी जी के हस्तक्षेप से जो है वो ऐसा जो है वो वहाँ से जो है वो उसे हटा दिया गया। ठीक है, फिर 1918 ईस्वी में क्या हुआ, अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई, जहाँ पे मजदूरी बढ़ाने के लिए और कहते हैं कि कुछ सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए जो वहाँ पे गांधी जी के हस्तक्षेप से जो है वो उसमें वो सफल हुए। खेड़ा सत्याग्रह में भी यहाँ पे क्या हुआ था, फसल तबाह हो गई थी, उसके बावजूद उन पर दबाव बनाया जा रहा था राजस्व जमा करवाने का, इसीलिए जो है वहाँ पे उनके हस्तक्षेप से भी ये जो है वो केवल उन चीज़ों पर उन किसानों पर जो है छोड़ दिया गया जो उसमें समर्थ थे, अर्थात जो उसमें राजस्व अदा करने में जो सक्षम थे वो दे दें, और जो नहीं थे वो
उन्हें जो उससे रियायत दे दी गई। ओके, फिर 1919 में क्या हुआ, रॉलेट एक्ट। आपको याद होगा कि पहले वाले वीडियो में भी हमने रॉलेट एक्ट की बात की थी 18 मार्च 1919 को। तो एक्चुअल में उसमें क्या हुआ कि एक एक्ट जो है वो वहाँ पे उनके द्वारा पारित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि विश्व युद्ध के दौरान जो सीमित जो अधिकार थे, ठीक है, जो प्रतिबंध थे, अर्थात जो है वो एक व्यवस्था जिसके तहत जो किसी व्यक्ति को जो बंदी बनाया जा सकता और जब तक चाहे जो वो कारागार में रखा जा सकता था, इस प्रकार की व्यवस्था जो है इस एक्ट में रख दी गई थी। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही जो इस प्रकार के जो प्रावधान थे, जो प्रतिबंध थे, वो भारतीयों पर से स्वतः ही हट जाने थे युद्ध समाप्ति के उपरांत, ठीक है। इसीलिए जो है वो उस पर नकेल कसने के लिए जो रॉलेट एक्ट जो वो थोप दिया गया। और इसका जो मतलब औचित्य था, उदाहरण था, ये एक मतलब महत्व था, वो ये था कि इसमें जो है वो इसमें ना तो व्यक्ति को जो है दलील देने का अधिकार था, ना व्यक्ति को वकील देने का अधिकार था, ना ही जो वो उस निर्णय के विरुद्ध अपील का अधिकार था, ठीक है। एक्चुअल में इसी के विरोध में क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ पंजाब में जो वो, क्योंकि इस एक्ट के विरुद्ध जो है वो एक अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। 30 मार्च को पहले ये दिन निर्धारित किया गया था, लेकिन बाद के समय में 6 अप्रैल का दिन जो है उसके लिए निर्धारित किया गया, ठीक है। लेकिन जो वो इस बात की सूचना जो वो वहाँ पे नहीं आसानी से नहीं पहुँच सकी, इसीलिए जो वो क्या हुआ कि कई जगह वो 30 मार्च को भी और 6 अप्रैल को भी दोनों दिन जो है वो हड़तालें हुई। ओके, फिर क्या हुआ, पंजाब में भी इसी प्रकार का, अमृतसर में भी इसी प्रकार का जो वो मतलब विरोध आंदोलन हो रहा था। और उसी के जो प्रसिद्ध जो नेता थे वो, उनका नाम था डॉक्टर सत्यापाल और सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सत्यापाल और सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। वो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, उन्हें पकड़ लिया गया, गिरफ्तार किया गया, ठीक है। और इस प्रकार से जो उन्हें गिरफ्तार करके जो धर्मशाला की जेल में भी उन्हें डाला गया, ठीक है। और इसी दौरान क्या हुआ कि उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, मतलब इसको जो है उस विरोध प्रदर्शन को जो है उसका दमन करने के लिए क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो जलियांवाला, इनकी अमृतसर का जो वहाँ पे मार्शल लॉ का लागू कर दिया गया। ब्रिगेडियर जनरल डायर को जो है वहाँ का जो शासन प्रबंध वो उनके जिम्मे कर दिया गया, ठीक है। उन्होंने क्या हुआ कि धारा 144 लगा दी, जिसके परिणाम स्वरूप जो है व्यक्ति को समूह बनाने की जो अनुमति थी या शक्तियाँ थी या अधिकार जो थे वो उनसे स्नैच कर लिए गए, उनसे छीन लिए गए। हालांकि 144 जो है वो इतिहास में मतलब कई बार जो इस तरह से लगाई जाती है, लेकिन उसका क्या होता है, उसका व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाता है। उसने धारा 144 तो लगा दी, लेकिन इसकी सूचना किसी प्रकार से भारतीयों को नहीं दी। पंजाब में सिखों में विशेष तौर पर जो है वो विसाखी का जो पर्व होता है वो सबसे बड़े पर्वों में जो उसमें शामिल है। और वैसे भी बैसाखी का आप मतलब जब भी आप कोई चित्र देखते हैं तो उसमें जो है वो दिखता है कि वहाँ पे जो सिख हैं वो जो है वो भंगड़ा डालते हुए और ढोलक की ताली बजाते हुए जो वहाँ पे नज़र आते हैं। बहुत धूमधाम से हर्षोल्लास से जो वो ये पर्व उनके द्वारा मनाया जाता है। तो उस पर्व को मनाने के लिए और कुछ लोग जो है वो इनकी इस गलत नीतियाँ और जो उनके जो नेता थे उनका गिरफ्तारी के विरुद्ध जो वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो क्या हुआ कि जनरल डायर ने जो है वो इस जलियांवाला बाग में जो 4 दरवाजे थे उनमें से 3 को बंद करवा दिया, उन पर ताले लगवा दिए थे, केवल एक जो है उसमें खुला था। अपने सैनिकों सहित वो वहाँ पे आदम के और अंधाधुंध गोलियां चलाई। थोड़े ही समय में ये एक शमशान की भांति जो वो बन गया, ठीक है। और क्या हुआ कि 1919 ईस्वी में ही एक खिलाफत आंदोलन, ठीक है, आपको याद होगा कि 1916 ईस्वी में जो वो कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग जो वो इकट्ठे हो गए थे। तो कारण ये भी था कि उनके जो वो मतलब जो हित हैं वो अंग्रेज़ों के अनुकूल नहीं थे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो मतलब एक प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इस बात का आश्वासन दिया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कि युद्ध की समाप्ति पर किसी प्रकार का गलत व्यवहार जो है वो तुर्की के खलीफा के विरुद्ध नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जब युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद जो अपमानजनक संधियाँ जो तुर्की और जो हारे हुआ जो पक्ष था उसके साथ हुई, वो जो है वो उनके सहन करने से बिल्कुल बाहर थी, ठीक है। इसीलिए जो वो मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में एक आंदोलन चला, वह था खिलाफत आंदोलन। इसका जो उद्देश्य वही था कि जो जज़ीरात अरब जो था, ठीक है, खलीफा के पद की बहाली, खलीफा के उस क्षेत्र को जो है उसकी पुनः बहाली, ठीक है, वो सब जो है वो मतलब खलीफा, क्योंकि वो उसको अपना सर्वे सर्वा मानते थे, इसको जो है वो बहाल करना चाहते थे। फिर क्या हुआ 1919 ईस्वी में ही क्या हुआ, 1919 का
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुए। ठीक है, अब जो है इसके पीछे बहुत सारे कारण थे, जैसे 1909 ईस्वी के मॉर्ले सुधारों से जो है उसमें सारी सुविधाएं जो वो नहीं दी गई थी, तो इसके लिए जो वो एक और सुधार आना आवश्यक था। ठीक है, फिर दूसरा जो है महत्वपूर्ण ये है कि संवैधानिक जो है वो और अधिकार जो भारतीयों को दिए जाने थे। फिर 1917 ईस्वी में क्या हुआ था, उस समय भी जो वो भारत मंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि जो शासन और प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में भारतीयों को अधिक से अधिक जो है वो उसमें शामिल किया जाएगा और धीरे धीरे उन्हें स्वशासन की ओर ले जाया जाएगा। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध में भी हिंदू और मुसलमानों ने जो उनका भरपूर सहयोग दिया था, उनका सिला उन्हें क्या मिला, एक सुधारों के रूप में मिला। लेकिन इस सुधार में जो है वो सांप्रदायिकता का जो जहर था वो अंग्रेज़ों द्वारा और भी बढ़ा दिया गया। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, इसमें जो है वो जैसे 1909 ईस्वी के मॉर्ले सुधारों में जो है वो मुसलमानों को पृथक निर्वाचिका का अधिकार दिया गया था, तो 1919 ईस्वी के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में ईसाइयों सिखों को भी जो है वो पृथक निर्वाचिका, ठीक है, पृथक प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली जो है उनको दे दी गई। अर्थात जो सिख होगा वो केवल सिख को ही वहाँ पे वोट जो है वो दे सकता है। इनके सिख अगर प्रतिनिधि हो तो केवल सिख ही लोग जो से वोट देंगे, मत देंगे, और मत जो है वो काफ़ी सीमित उसका अधिकार था। ठीक है, फिर 1920 ईस्वी में क्या हुआ कि गांधी जी ने जो वो असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, किसी प्रकार से जो सहयोग ना देना, जैसे विद्यार्थी या शिक्षक है वो जो है वो विद्यालयों का जो बहिष्कार कर देंगे, वकील जो है वो वकालत का बहिष्कार कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो है वो विदेशी सामान हर प्रकार से मतलब जो है उसका असहयोग करने का वहाँ पे उनके द्वारा निर्णय लिया गया। ठीक है, और 1921 ईस्वी में क्या, और खिलाफत आंदोलन जो इसी में मर्ज हो गया। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन जब वो एक में शामिल होकर असहयोग आंदोलन के रूप में बन गए, क्योंकि जैसे छोटी नदी जो वो बड़ी नदी में मिलकर जो है वो मतलब बड़ी नदी का नाम धारण करती है, ठीक वैसे ही जो है यह असहयोग आंदोलन बन गया। 1921 में क्या हुआ, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ। ठीक है, ये वहाँ का राजकुमार था, लेकिन जो है भारतीय ने इसका जो है वो भरपूर विरोध किया, उसे काले झंडे दिखाए और काले बिल लगाकर जो उसका अपना विरोध जताया था। ठीक है, फिर 1922 ईस्वी में क्या हुआ, आपको याद होगा कि जो है वो उत्तर प्रदेश के जो है गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक स्थान पर जो है वो एक पुलिस थाने को आंदोलनकारियों ने आग की भेंट चढ़ा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि क्या कहते हैं वो जिंदा जल गए, जिसकी सूचना जब गांधी जी को प्राप्त हुई तो उन्हें जो बहुत दुख हुआ, और उन्होंने 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना हुई थी, और ठीक एक सप्ताह बाद अर्थात 12 फरवरी 1922 ईस्वी को बारदौली गुजरात से गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। जब ये वापस लिया तो उसके परिणाम स्वरूप जो है इसका बहुत से नेताओं ने भी, कुछ भारतीयों ने जो वो बहुत ज़्यादा विरोध किया, और उस चीज़ का परिणाम ये हुआ क्योंकि इस समय क्या था कि जो हमारा राष्ट्रीय जो आंदोलन था बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। ठीक है, एकाएक से जो उसे वापस लेना जो है उन्हें रास नहीं आया, और इसीलिए जो उन्होंने गांधी जी का विरोध किया। ओके, और गांधी जी का जब विरोध किया तो अंग्रेज़ों के लिए यह बहुत एक सकारात्मक एक चीज़ साबित हुई, और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि कहते हैं कि उन पर मुकदमा चलाया गांधी जी पर। ठीक है, मुकदमा चलाया गया, और मुकदमे चलाने वाले जो मतलब सुनवाई करने वाले जो न्यायाधीश थे उनका था ब्लूमफील्ड, जो गांधी जी और उनके रवैये के प्रति जो काफ़ी ज़्यादा सहानुभूति रखा करते थे। ठीक है, और उसके पश्चात जो 6 वर्ष की उन्हें सज़ा दी गई, और जैसे पंडित मोतीलाल नेहरू हैं, CR दास हैं, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हैं, और ऐसे बहुत सारे नेता थे जिन्होंने इसका जो वो विरोध किया था। ओके, तो उसके परिणाम ये निकला कि उन्होंने जो है वो मतलब 1922 के अंतिम दिन जो है वो एक नवीन दल का जो है वो गठन कर लिया, उसकी स्थापना कर ली, और वह जो पार्टी बनी वह बनी स्वराज पार्टी। CR दास जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए, और पंडित मोतीलाल नेहरू जो है इसके सचिव बनाए गए, सेक्रेटरी बनाए गए। ठीक है, और 1924 ईस्वी में इसी स्वराज दल के प्रयासों के परिणाम स्वरूप जो है वो उन्हें क्या कहते हैं वो रिहा भी किया गया। ठीक है, और इसकी जो अन्य उपलब्धियों को मैंने पहले अब इससे पहले वाली वीडियो में भी जो उसमें बता दिया है। ठीक है, 1927 ईस्वी में क्या हुआ, क्योंकि उन्हीं की सिफारिश के जो स्वराज दल था उन्हीं की सिफारिश के आधार पर जो है वहाँ पे निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही उन्होंने एक मुडियन कमेटी बनाई थी। उसकी सिफारिश हुई थी कि निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही जो है वो साइमन कमीशन, इनकी कमीशन का गठन किया जाए 1919 ईस्वी के संवैधानिक सुधार अधिनियम की समीक्षा करने के लिए, प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए। ओके, 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति हो गई। हालांकि 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई,
इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। और इसमें सारे के सारे 7 सदस्य थे वो क्या थे, अंग्रेज थे, इसीलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया है। ठीक है, और इसका भारतीय इसीलिए इसी कारण से विरोध किया था क्योंकि इसमें किसी भी भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया गया था और सारे के सारे गोरे थे, जो उनके विरोध का कारण बना। ठीक है, 1928 ईस्वी में 3 फरवरी 1928 ईस्वी को ये सबसे पहले जो मुंबई पहुंचा था और इसे विरोध का सामना करना पड़ा। साइमन कमीशन गो बैक के नारों से जो उसका स्वागत हुआ और हर जगह इसका विरोध हुआ, यहाँ तक कि लाहौर में भी जो है वो आई थिंक ये 30 अक्टूबर को हुई थी शायद ये घटना। 30 अक्टूबर को लाहौर में जो वो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जो वहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उन पर लाठियाँ बरसाई गई जिसमें बहुत ज़्यादा घायल हो गए लाला लाजपत राय और उसी के परिणाम स्वरूप 17 नवंबर 1928 ईस्वी को जो है वो उनकी मृत्यु हो गई। और उन्होंने ये बात कही थी कि मेरे शरीर पर पड़ी पड़ी एक जो मतलब लाठी है वो अंग्रेज़ों के लिए कील साबित होगा। ठीक है, अब 1927 ईस्वी में क्या हुआ था, भारत माता जो थे बर्कनहेड ने जो वो एक चुनौती दी थी। वो चुनौती क्या कि यदि सभी भारतीय मतलब समस्त जो राजनीतिक दल हैं यदि वो एक सर्वमान्य संविधान, ठीक है, बोलने का मतलब कि एक ऐसा संविधान का निर्माण कर लें जो सभी राजनीतिक दलों को स्वीकार्य हो, तो स्थिति में उसे अंग्रेज हम लोग जो है वो स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या हुआ कि जो है एक सदस्य जो है वो मतलब क्या कहते हैं 8 सदस्यीय जो है वो यहाँ पे एक कमेटी बनी। ठीक है, उसके जो मुखिया थे वो पंडित मोतीलाल नेहरू थे। उन्होंने जो है वो बाद के समय में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे जो वो नेहरू रिपोर्ट के रूप में देखा जाता है। क्लियर? ठीक है, और उसमें ये बात मतलब ये भी बात उसमें कही गई थी कि जो है वो संवैधानिक व्यवस्था स्थापित करने का उत्तरदायी सरकार सदन जो वहाँ पे स्थापित करने की जो है वो ये सब जो मांगे उनके द्वारा कही गई थी। और साथ में उसमें ये भी बात कही गई थी कि यदि 1 वर्ष के भीतर नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों को नहीं मनाते हैं तो 1 वर्ष पश्चात जो है वो उनकी मांग कुछ और होगी, क्योंकि इसमें उन्होंने मांग की थी औपनिवेशिक राज्य की, एक अधिराज्य की, एक डोमिनियन स्टेट्स की। ठीक है, और ये भी बात कही थी कि अगर 1 वर्ष के भीतर जो है वो उनकी उस मांग को जो स्वीकार नहीं किया था उस स्थिति में जो है वो क्या करेंगे, 1 वर्ष पश्चात पूर्ण स्वराज, इनकी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करेंगे। ठीक है, और इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1 वर्ष तक हालांकि उनके द्वारा ये कहा गया था कि जो है वो हम आपको अधिराज्य दे देंगे, लेकिन कब देंगे ये स्पष्ट नहीं था। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को, ठीक है, लाहौर में रावी नदी के किनारे जो है वो कांग्रेस पार्टी का लाहौर अधिवेशन हुआ और मध्य रात्रि को इसमें जो है वो तिरंगा फहराया गया था और पूर्ण स्वराज संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया। इसकी 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं याद रखना है। पहला जो है उसमें पूर्ण स्वराज इनकी संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया और दूसरा पॉइंट इसमें हम कह सकते हैं कि पूर्ण स्वराज का जो अर्थ होगा वो होगा पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, और इसी के तहत जो है वो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहला स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और प्रत्येक वर्ष जो है उसे स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए जाने का जो प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, ये उसकी प्रमुख शर्तें थी। ठीक है, और 1900 और इसी अधिवेशन की जो एक और विशेषता ये भी थी, इसका एक जो है प्रावधान ये भी था कि उसमें ये स्पष्ट तौर पर कहा गया कि गांधी जी जब भी उन्हें उचित लगे तो वो जो है वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करते हैं। क्लियर? ठीक है, तो क्या हुआ, इस प्रकार से जो है वो ये शुरू हो गया। और ये जो शुरू हुआ वो किस आंदोलन से शुरू हुआ, किस घटना से शुरू हुआ, ये हुआ दांडी यात्रा। आपने सुना होगा एक्चुअल में 12 मार्च 1930 ईस्वी को क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जी ने 78 सहयोगियों सहित जो है वो एक दल के साथ वो रवाना हुए थे। हालांकि इसके शुरू से लेकर अंतिम अंत तक, ठीक है, यात्रा करने वाले जो संख्या जो थी वो हालांकि फिक्स जो थी वो 78 थी, मतलब उनके नेतृत्व में, लेकिन इसमें हज़ारों लोगों का जो है अपार जन समर्थन जो इसमें प्राप्त उन्हें हुआ था। ठीक है, टाइम जैसी पत्रिका जो अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका है उसमें जो वो मतलब तकुए जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ू जैसे एक व्यंग्यात्मक और अपमानजनक शब्दों का जो है वो प्रयोग जो उसके लिए किया था। और मतलब एक क्योंकि कदकाठी से जो गांधी जी बहुत सशक्त नज़र नहीं आते थे और उसके बावजूद जो है उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया था। उन्होंने ऐसा रखा था कि जो है वो 1-2 दिनों में जो वो मतलब ये इनके जो निर्णय है वो डगमगा जाएगा, लेकिन बाद के समय में यही टाइम जो पत्रिका थी उन्होंने जो वो अपनी भरपूर प्रशंसा जो है उनकी की थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि उपरांत जो है 5 मार्च को वो वहाँ पे पहुँचे और 6 मार्च को प्रातः जो है उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर जो है वो
इसका जो है वो नमक कानून की अवहेलना कर दी, क्योंकि नमक भारतीय समुद्रों के तट पर जो पाया जाता था, लेकिन उन्हें भारतीयों को निकालने की उसकी अनुमति नहीं होती थी, जबकि उन्हें ऊंची कीमत पर जो है खरीदने के लिए यह इन्हें विवश होना पड़ता था। फिर क्या हुआ 5 मार्च 1931 ईस्वी को। अब ये एक बार और भी आपको बता दूं कि इसमें जो है वो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1931 और 1932 में, ठीक है। और महात्मा गांधी जी और कांग्रेस पार्टी केवल और केवल उसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई थी। और ये जो सम्मेलन हुए थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था रेमजे मैकडोनाल्ड, उनकी अध्यक्षता में ये हुई थी, ठीक है। 5 मार्च 1931 ईस्वी को क्या हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ। हालांकि आपको याद दिला दूं कि 1930 ईस्वी में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ था, उससे पहले भी गांधी जी ने उस समय के वायसराय यानी कि लॉर्ड इरविन से मिलने की इच्छा जाहिर की थी, उन्हें प्रयास किया था, लेकिन उन्हें वायसराय ने जब वो मिलने से इनकार कर दिया था। इस समय उनकी एक शिष्या थी मिस सेलेड, ठीक है, उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन वो भी इसमें कामयाब नहीं हो सकी, ठीक है। तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को क्या हुआ कि वायसराय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में जो एक समझौता हुआ, जिसकी कुछ शर्तें इस प्रकार से थी, जैसे कि जो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की वापसी, ठीक है, और किसी प्रकार से जो वो आंदोलनात्मक गतिविधियों में शामिल ना होना, ठीक है, अंग्रेज़ों की ओर से जो वो ये, और तीसरा जो महत्वपूर्ण था कि जो है वो कांग्रेस पार्टी जो वो का द्वारा जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, ठीक है। और इसमें जो है वो एक बात इसकी और व्यवस्था थी कि इसमें उन समस्त आंदोलनकारियों को जो है यहाँ पर रिहा कर दिया जाएगा जो किसी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल ना रहे हों, ठीक है। उनकी संपत्तियों और जो कुछ भी उनसे जो गिरफ्तार मतलब उन्हें जब्त किया गया था, वो जो उनकी पुनः बहाली की, पुनः वापसी की उनको शर्त को भी स्वीकार इसमें कर लिया गया, ठीक है। अब अगला जो इसमें आता है वो आता है, ये 1930 की हमने बात की, और 1930 ईस्वी के उपरांत जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1930 ईस्वी की हमने यहाँ पे बात की। और अगला हम जो महत्वपूर्ण इसमें देखेंगे, अगला हम जो इसमें देखेंगे कि 1932 ईस्वी में क्या होता है। 1932 ईस्वी में जो है वो होता है एक क्या कहते हैं इसको, कम्युनल अवार्ड कहते हैं, ठीक है, जो रेमजे मैकडोनाल्ड जो थे, ठीक है, आपको याद होगा ये नाम हमने अभी भी लिया था गोलमेज सम्मेलन के दौरान भी। एक्चुअल में जो है रेमजे मैकडोनाल्ड ने जो वो सांप्रदायिकता को और बढ़ावा देने के लिए उसमें क्या किया कि सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार करने का निर्णय लिया, ठीक है। अब ये कैसे लिया, अब उसके लिए जो वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसके लिए जो उनके द्वारा ये कम्युनल अवार्ड, ठीक है, सांप्रदायिक पंचाट के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो मुख्य तौर पर जो किसान है, जो श्रमिक है, उसको भी पृथक निर्वाचिका के दायरे में उसमें शामिल करने की बात इसमें कही गई उनके द्वारा, ठीक है। और यहाँ तक कि जो वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, वो भी जो है इस समय हिमाकत कर रहे थे, समर्थन दे रहे थे किसका, श्रमिकों का, दलितों के लिए जो वो हर प्रकार से जो पृथक निर्वाचिका का, ओके। अब यहाँ पर क्या हुआ कि गांधी जी थे इस समय जो थे वो पूना की जेल में थे, और वहीं से जो है वो उन्होंने इसका जो है विरोध करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। 20 सितंबर को जो है उन्होंने इसके विरुद्ध जो है वो आमरण अनशन आरंभ कर दिया, और कुछ अन्य राजनेताओं के प्रयासों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 26 सितंबर 1932 ईस्वी को, 26 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में क्या हुआ, पूना समझौता हो गया, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो है वो जो पृथक निर्वाचिका की जो अपनी जो मांग थी उसको त्याग कर जो है वो जो है गांधी जी द्वारा जो है उसमें जो है वो बात जो रखी गई थी वो ये थे कि जो है वो पृथक निर्वाचिका की मांग के बजाय जो है यहाँ पे आपको जो है वो आरक्षण की व्यवस्था को जो है उसमें सुदृढ़ किया जाएगा। और उसी के जो प्रयासों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि उनके दलितों के लिए आरक्षण की जो सीटें थी वो 31 से बढ़ाकर आई थी कि 148 के करीब जो वो कर दी गई थी, ठीक है। फिर 1935 ईस्वी का जो अधिनियम था, ठीक है, 1935 ईस्वी का भारत का अधिनियम ये वहाँ पे पारित हुआ, और अंतिम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 ईस्वी का, इसमें जो वो 1935 ईस्वी के अधिनियम को पारित करने संबंधी श्वेत पत्र इसमें जारी किया गया था, ओके।
इसमें और अधिकतम जो प्रावधान हैं वर्तमान समय के भी संविधान के, आप उसमें देखोगे कि ये सारे के सारे जो वहीं से ही लिए गए थे। और इसमें साथ में जो है वो, हालांकि ये सिफारिशें जो थी आरंभिक तौर पर जो है वो आपकी क्या कहते हैं साइमन कमीशन से के आधार पर, इसमें जैसे उसमें जो है सिंध को जो है वो मुंबई से अलग करना, ठीक है, और बर्मा को जो म्यांमार है उसको भी जो भारत से अलग करना, ये सब व्यवस्था जो उसमें शामिल की गई थथी। उसी के तहत जो वो प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव भी हुए थे 1937 में। तो 11 कुल में यहाँ पे प्रांत थे, 11 में से 5 या 6 में जो है उनके स्पष्ट जो है बहुमत के आधार पर जो है कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का निर्माण हुआ था, और 2 इनकी 8 में कुल मिलाकर जो है वो या तो स्पष्ट बहुमत के आधार पर या जो है गठबंधन के तहत जो है वो मंत्रिमंडल बनाने में कामयाब हुए थे। उनके वो 11 में से 8 में प्रधानमंत्री जो वो नियुक्त हुए थे। लेकिन जब 1939 ईस्वी में जो द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया, तो जब जबरन भारत को युद्ध में लॉर्ड लिनलिथगो, इनके उस समय के जो वायसराय थे, उनके द्वारा जब धकेला गया, तो उसका भारतीयों ने और इन मंत्रिमंडलों ने जो विरोध किया। उसी के परिणाम स्वरूप 22 अक्टूबर 1939 को, आप डेट जब वो नोट भी कर सकते हैं, 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को क्या हुआ कि उन्होंने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया, और जिससे खुश होकर जो है वो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। ठीक है, और ये मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया? ये मुक्ति दिवस इसलिए मनाया गया क्योंकि ये जो मुस्लिम लीग थी, ठीक है, क्योंकि ये संयुक्त प्रांत और कुछ अन्य क्षेत्रों में जो है वो कांग्रेस के साथ जो है वो सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस जब स्पष्ट बहुमत में थी तो उन्हें किसी प्रकार की उनके सहयोग की आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए जो है उन्होंने साथ नहीं लिया। और वो कांग्रेस की बढ़ती हुई लोकप्रियता से जो है वो चिंतित थी, इसीलिए जो है वो उन्होंने एक उनके अनुसार एक न्यायपूर्ण जो अन्याय प्रिय जो सरकार थी, उससे जो उन्हें मुक्ति मिल गई। तो 22 दिसंबर 1939 को उनके द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। ठीक है, फिर लाहौर अधिवेशन, दोनों ही जो है पार्टियों के बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी के लाहौर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ था पूर्ण स्वराज का। ठीक है, और मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन 23 मार्च 1940 ईस्वी को जो हुआ, उसमें जो है वो मुस्लिम लीग ने एकमात्र जो प्रस्ताव, मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव पारित किया वह था पृथक व स्वतंत्र पाकिस्तान का। ठीक है, पृथक व स्वतंत्र पाकिस्तान का। और ये वो मांग थी जिसने जो वो भारत के विभाजन को रोकने की संभावनाओं से जो पूरी तरह से उन्हें रोक दिया। ठीक है, अब बोलने का मतलब है कि अब जो वो भारत विभाजन को रोक पाना असंभव था। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है उन्होंने केवल और केवल एक मात्र जो है वो सबसे बड़ी जो मांग रखी वो थी कि हमें आज़ादी तो चाहिए, लेकिन पृथक व स्वतंत्र, इसको आप पृथक को पहले कर लीजिएगा, पृथक व स्वतंत्र पाकिस्तान की। ठीक है, 17 अक्टूबर 1940 को क्या हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह भी उनके द्वारा वहाँ पे किया गया। फिर उसके बाद कि आपको याद होगा 1942 ईस्वी में क्या हुआ कि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, ठीक है, उन्होंने जब वो अपने कैबिनेट मंत्री का जो है एक शिष्टमंडल के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल जो भारत भेजा था, क्रिप्स मिशन, उन्होंने जो 2 तरह के सुझाव दिए, युद्ध के दौरान के सुझाव और युद्ध के पश्चात के सुझाव। ओके, फिर जो है गांधी जी से जो अन्य नेताओं ने जो उसे नकार दिया था। ठीक है, इसे गांधी द्वारा पोस्ट डेटेड चेक जो उसे कहा गया था, और गांधी जी ने इसमें ऐड किया था कि जिसका बैंक दिवालिया होने वाला हो, उत्तर दिनांकित चेक जिसका बैंक का दिवालिया होने वाला हो। ओके, तो और गांधी जी ने जो है यहाँ तक कि जो है वो क्रिप्स को जो है वो ये सलाह दी थी कि अगर आपने ये योजना लेकर ही जो है वो आपने भारत आना था, तो आपने जो है वो बेकार ही जो है वो भारत आने का कष्ट किया। तो मेरा आपको यही सलाह है कि आप अगले ही जहाज़ से जो है वो वापस लंदन के लिए रवाना हो जाएं। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो क्या हुआ कि मुख्य तौर पर जो है एक्चुअली में जो है वो अंततः गांधी जी द्वारा जो है एक अन्य तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन जो है इस समय भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में उनके द्वारा शुरू किया गया। हालांकि इसे शुरू करने से पहले ही, क्योंकि 9 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है यह शुरू होना था, और इसके शुरू होने से पहले ही जो है इस आंदोलन को दबाने के लिए जो उनके द्वारा दमनकारी नीति अंग्रेज़ों द्वारा अपनाई गई, जिसके तहत महात्मा गांधी सहित समस्त जो बड़े जो नेता थे उन्हें जो है वो क्या कहते हैं गिरफ्तार कर लिया गया, ताकि इसे जो कुशल नेतृत्व प्राप्त
हो ही ना सके। ठीक है, और इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ये सिलसिला बढ़ता गया। और इसमें एक बहुत ही उल्लेखनीय जो भूमिका निभाई थी वो निभाई थी एक कांग्रेस सोशलिस्ट समाजवादी जो विचारधारा के जो थे, उनका नाम था जयप्रकाश नारायण जी ने। और इसमें जो वो एक अरुणा आसफ अली भी जो है वो एक बहुत ही प्रसिद्ध जो उसके नेता इसमें शामिल थी। ठीक है, हालांकि और उसके परिणाम स्वरूप जो है उन्होंने विभिन्न प्रकार के विभिन्न, जैसे 17 में भी जो वो एक समानांतर और स्वतंत्र सरकार के जो स्थापना की थी, सेवा दल, तूफान दल। ठीक है, इस प्रकार से जब वो उन्हें बाहर अंग्रेज़ों को वहाँ से बाहर खदेड़ के इसके 2 महत्वपूर्ण नारे थे, एक भारत छोड़ो और करो या मरो। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, करो या मरो और भारत छोड़ो। ओके, तो 1945 में क्या हुआ, वेवल योजना जो भारत आई थी। ठीक है, और इसने भी जो वो लॉर्ड वेवल के नेतृत्व में जब वो मतलब एक सर्वदलीय एक सम्मेलन शिमला में बुलाकर जो है उसका एक स्थायी समाधान ढूंढने का जो उनके द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन यह भी मोहम्मद अली जिन्ना की हठधर्मिता के कारण जो है यह सफल नहीं हो सका। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर जो सफलता का जो श्रेय था, क्योंकि मित्र राष्ट्रों की इसमें जीत हुई थी, उसका सफलता का श्रेय जो था विंस्टन चर्चिल जो है वो अपने पर लेना चाहता था, इसलिए जो उसने समय से पहले चुनाव करवा दिए। लेकिन उसकी आशा के बिल्कुल विपरीत जो है वहाँ पर जो चुनावों के परिणाम निकले और उनके हाथों से सत्ता चली गई और सत्ता आई लेबर पार्टी और लॉर्ड क्लीमेंट एटली के पास, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बने। ठीक है, और उन्होंने क्या हुआ, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना जो है वहाँ पे 3 इसके सदस्य थे, ए.बी. अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, इनके नेतृत्व में जो वो योजना भेजी। और इसके बारे में आपको ये बता दूँ कि संविधान सभा का गठन इसी के तहत हुआ था। अंतरिम संविधान सभा की चुनावों की व्यवस्था इसमें बात कही गई थी, उसका गठन हुआ इसके तहत ही। फिर सेकंड जो इसमें आता है वो अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसमें आपको याद होगा कि 14 उसके सदस्य उसमें शामिल हुए थे। ठीक है, और इसमें जो वो 6 कांग्रेस पार्टी, 5 मुस्लिम लीग, ठीक है, और इस प्रकार से जो वो सिख, ईसाई और भारतीय रियासतों का एक जो है उसमें शामिल हुए थे। तो कुल इसके 14 सदस्य थे, जिसके जो मुख्य जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ कि क्या कहते हैं 2 तरह के चुनाव हुए थे इसमें। एक तो हुए थे चुनाव, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये एक तो हुए थे चुनाव संविधान सभा के। तो संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे उनमें 389 सीटों में से जो वो 211 सीटें जो वो प्राप्त हुई थी कांग्रेस पार्टी को। मतलब ये बहुत बड़ी सफलता के रूप में जो है वो देखी जा सकती थी, जिससे जो मुस्लिम लीग बौखला गई। ठीक है, और दूसरे चुनाव हुए थे प्रांतीय जो विधानमंडल थे उनके भी चुनाव हुए थे, और उसमें मुसलमानों के लिए जो आरक्षित जो सीटें थी उसमें बड़ा हिस्सा जो प्राप्त हुआ था वो हुआ था क्या कहते हैं मुस्लिम लीग को। ठीक है, जिससे क्या हुआ, एक तरफ उनकी बौखलाहट और एक तरफ उनका जो हौसला बढ़ा था, उसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वो जो है मतलब दिन प्रतिदिन जो कांग्रेस के विरोधी बनते चले गए और उसी के अंततः क्या हुआ कि 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस उनके द्वारा मनाया गया। अर्थात कलकत्ता के नोआखली से ये शुरू हुआ था। और उसमें हुआ क्या था कि मुसलमान जो है मतलब उन्होंने हिंदुओं का जो कत्लेआम कर दिया था। ठीक है, कई दिनों तक जो है ये खून की नदियाँ वहाँ पे, खून का मतलब जो मंजर था, खूनी मंजर जो है वहाँ पे चलता रहा था। ठीक है, और थोड़ी समय में जैसे बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत और अन्य क्षेत्रों में भी जो है यह फैल गया और हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। एक चीज़ मैं और आपके यहाँ पे बतलाना चाहता हूँ कि जो ये अंतरिम सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें शुरू में जो है वो जो आपके क्या कहते हैं मुस्लिम लीग था वो इसमें शामिल नहीं हुए। और अंततः बाद के समय में आई थिंक ये लगभग अक्टूबर की बात है कि जब उन्हें ये लगा कि वो इस सरकार को चलाने में जो है वो उसे असफल कर सकते हैं और अंततः जाके जो उन्होंने उसमें शामिल होकर जो है वो सरकार को मतलब नाक में दम करवा दिया, उन्हें असफल करवा कर ही छोड़ा। ठीक है, और अंततः 3 जून 1947 ईस्वी को जब माउंटबेटन योजना इसमें आई, जिसमें जो है वो क्योंकि क्या हुआ था कि अंततः जो था 1947 ईस्वी में, ठीक है, आपका फरवरी मार्च में जो है वो 1947 ईस्वी में लॉर्ड लुई माउंटबेटन यहाँ पे जो है वो अंतिम वाइसराय बनकर जो है वो भारत आए थे। और इसी योजना के थी जो 1947 ईस्वी को जो माउंटबेटन योजना उनके द्वारा जो प्रस्तुत की गई वो जो है अंततः भारत की आज़ादी के
वहाँ पे स्पष्ट संकेत हो गए, लेकिन आज़ादी के साथ ही वहाँ पे बंटवारे की भी स्पष्ट झलक वहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, और 30 जनवरी 1948 ईस्वी को जो है गांधी जी द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। तो ये चीज़ आपने जो वो उसमें देखनी है, क्योंकि ये ही जो वो समय था जब गांधी जी जो है, क्योंकि विश्व भर में जो है क्या कहते हैं, एक ऐसे नाम को जो है इस दुनिया से रुखसत होना पड़ा, जिसे जो विश्व भर में अहिंसा के पुजारी के रूप में वर्तमान समय में भी देखा जाता है। और जो मतलब क्या कहते हैं, क्योंकि वही टाइम पत्रिका उसने जो उसकी जो उनकी जो तुलना की थी महात्मा गांधी जी के उस मतलब मृत्यु के जो तुलना की थी, वो अब्राहम लिंकन के जो बलिदान था उसके समकक्ष जो है उसकी तुलना उनके द्वारा की गई थी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी, और पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इससे अगली वाली जो वीडियो होगी वो आपकी जो एनसीईआरटी की जो आप बेस्ट पूरी तरह से जो पुस्तक है उसी के जो कंटेंट उसमें जो लिखा गया है उसी के अकॉर्डिंग उसमें करूँगा। हालांकि ये मेरा जो आज का जो वीडियो है वो भी उसी पर ही मुख्य मेनली जो वो आधारित रहा है। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।